हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हमारा ये सेकंड वीडियो होने वाला है। जो हमने लेसन शुरू कर रखा है लिविंग बर्ड, द लिविंग बर्ड या सजीव जगत, 11th का लेसन है। इसके अलावा यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, चाहे आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एम्स पैरामेडिकल नर्सिंग की या नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इसमें जो अगला करेक्टर है उस करेक्टर की हम बात करने वाले हैं। उसमें हमने पढ़ा था बुद्धि वृद्धि के बारे में पढ़ा था, वृद्धि सजीवों का एक करेक्टर। उसके बाद सेकंड करेक्टर हमने उसके बारे में जाना था कि रिप्रोडक्शन होता है। हम इसमें देख लेते हैं रिप्रोडक्शन या जनन होता क्या है। रिप्रोडक्शन में आप देख पा रहे होंगे दो शब्द हैं। इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि जो हमारे लिए सुविधाजनक है उस आधार पर हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार हमने क्या किया है, इसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया, री और प्रोडक्शन। री का मीनिंग आपने सुना होगा, री का मीनिंग होता है अगेन। जैसे आपने सुने होंगे कुछ शब्द जैसे रीट्राई। रीट्राई एक शब्द होता है, री मतलब अगेन, ट्राई मतलब कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। रीजेनरेशन, री मतलब दोबारा से, जनरेशन मतलब जनरेट होना, उत्पन्न होना। अगेन यानी दोबारा। प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन या उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी जीव द्वारा पुनः अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं गेहूं की। ये कुछ सीड्स हैं गेहूं के, ये सीड्स हैं। इन सीड्स को हमने क्या किया, ये जो सीड्स थे इनको मिट्टी में, मृदा में अंदर दबा दिया। और उसके बाद क्या होगा, अनुकूल कंडीशन आने पर इन सीड्स से क्या होगा, पौधे का निर्माण होगा। और उस पौधे पे बाद में फल या फ्रूटिंग होगी। तो ये जो सीड्स से पौधा बना या फ्रूट्स बनेंगे, वो कौन से बनेंगे, गेहूं के बनेंगे। क्योंकि गेहूं ने क्या किया, ये जो गेहूं का सीड्स है इसने री मतलब दोबारा से, पुनः अगेन क्या किया है, अपने समान उत्पादन किया है। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रकार की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के प्रकार देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन को मुख्यतः दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं प्रकार के आधार पर, जिसमें एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब इसकी विशेषता क्या है, नो गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि इसमें कोई भी गैमेट नहीं है। गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मक का निर्माण नहीं होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट। जिस प्रकार से हम ह्यूमन में बात करेंगे तो ह्यूमन में या अन्य जो जीव हैं उनमें गैमेट्स बनते हैं। ह्यूमन में मेल गैमेट्स होता है, फीमेल। मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है। तो इसमें ऐसे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वह भी क्या होती है, अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। और माइटोसिस, माइटोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। जबकि ये जो विशेषता है ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलती है। जैसे गैमेट फॉर्मेशन होना, गैमेट बनते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन की जो प्रक्रिया है, मिलने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या हिंदी में निषेचन इसको कहते हैं। माइटोसिस हमें इसमें देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस देखने को मिलती है। माइटोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हो सकते हैं। अब इसमें हम जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेथड्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से मेथड्स से जीव जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखो हिंदी में बोला जाता है खंडन,
फिजन को हिंदी में बोलते हैं खंडन। अब फिजन का अर्थ होता है वैसे तो ब्रेकडाउन या फिर टूटना। अब फिजन भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टी फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन, इसमें आप देख पाएंगे बाइनरी में दो शब्द है, एक बाइनरी और एक है फिजन। इसमें बाई जो शब्द है, बाई जो टर्म्स है, बाई का मीनिंग होता है टू, यानी कि दो, और फिजन का अर्थ होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि जब कोई जीव दो खंडों में टूटता है, विभाजित होता है और उससे दो नए जीव बनते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और ये हमें देखने को मिलता है अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें मल्टी फिजन की बात करें, मल्टी मतलब बहुत से, मल्टी का मीनिंग क्या हो जाएगा, मल्टी का मीनिंग हो जाएगा बहुत से। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टी मतलब मैनी, बहुत से, ब्रेक डाउन यानी बहुत से खंडों में जब कोई जीव टूटता है और उससे नए जीव बनते हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टी फिजन। ये भी अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा में विपरीत परिस्थितियों में सिस्टेशन होती है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा, नहीं किया है तो आगे आने वाले वीडियोज में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अमीबा में रिप्रोडक्शन के बारे में। और इसके बाद आता है फिर हमारा सेकंड मेथड आता है। सेकंड मेथड है बडिंग, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मुकुलन, सॉरी हिंदी में बोलते हैं इसको मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, जैसे कि ये कोई जीव है, जैसे ईस्ट है, ये ईस्ट में क्या होता है, एक आउटग्रोथ बनती है। आउटग्रोथ हम कह सकते हैं कि एक शरीर से अति वृद्धि, और ये आउटग्रोथ क्या कहलाती है, एक बड कहलाती है। बड मतलब कलिका। और ये आगे चलकर क्या होती है, जनक कोशिका से अलग होकर नए जीव को उत्पन्न करती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जब कोई जीव बनता है तो उसको हम कहते हैं बडिंग। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बडिंग। अब ये जो बडिंग या मुकुलन है ये हमें देखने को मिलता है हाइड्रा में और ईस्ट में। ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों जो जीव हैं इनमें हमें मुकुलन या बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। भवन या इंग्लिश में बोलते हैं रीजेनरेशन। री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब उत्पन्न होना। ये हमें देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। इसमें क्या होता है, ये प्लेनेरिया एक जंतु है। इसको अगर हम तीन भागों में काटें, इसकी बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं, सिर, धड़ और पूंछ। इसको तीनों भागों में अलग अलग अगर हम डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, तीनों ही भाग नए प्लेनेरिया, नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ये जो क्षमता होती है इसको हम बोलते हैं रीजेनरेट होना, रीजेनरेशन। आगे हम बात कर लेते हैं, बात करेंगे बाई स्पोर, यानी स्पोर के द्वारा या बीजाणुओं के द्वारा जो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है वो एल्गी में और फंगी में, यानी कि शैवाल और कवक में देखने को मिलता है। फिर अगला आता है फिफ्थ मेथड जो आता है वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन, या जिसको विखंडन भी बोलते हैं, हिंदी में इसको विखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, फिलामेंटस जो एल्गी होते हैं और फंगी होते हैं उनमें ये देखने को मिलते हैं। तंतु से क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। और मॉस में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो हमने बात कर ली जो एक जीव है, मतलब जीव है उनका जो करेक्टर है रिप्रोडक्शन, उसके आधार पर अब रिप्रोडक्शन सजीवों का मुख्य लक्षण है, ये बात हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। जैसे हमने देखा कि सभी जीव जो होते हैं अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। तो पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया, इसमें सभी जीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। अर्थात अगर कोई भी है जो अपने समान जीव उत्पन्न कर रहा है वो सजीव कहलाएगा। बट कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपने समान जीव उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात कर लेते हैं खच्चर की। खच्चर हो गया या बंध है मानव, बंध है मानव, खच्चर या श्रमिक मक्खी। श्रमिक मक्खी या मधुमक्खी जो होती है ये क्या है, जीव हैं, लेकिन ये क्या है, अपने समान जीव उत्पन्न नहीं कर सकते। ये इनफर्टाइल होते हैं, नपुंसक होते हैं, लेकिन क्या है, जीव हैं। तो इनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जनन नहीं कर रहे हैं, ये अपने समान जीव नहीं बना रहे हैं, तो ये जीव नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो जनन है वो क्या है, परिभाषित करेक्टर नहीं है सजीवों का। अर्थात कि इसके आधार पर हम सजीवों की परिभाषा नहीं दे सकते। करेक्टर की बात कर लेते हैं। अगला करेक्टर है, तीसरा करेक्टर हमारा, वो है मेटाबॉलिज्म, या जिसको उपापचय कहते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, बॉडी में होने वाली ऑल रिएक्शंस का योग, यानी हमारे शरीर के अंदर जो डेली
या एवरी टाइम जो प्रक्रियाएं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का होता है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा मतलब कट होना, यानी कुछ भी बनना या कुछ भी टूटना, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है मेटाबॉलिज्म। सेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, शो करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। मेटा को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कैटा और एना। कैटा और एना बॉलिज्म इसके आगे हम लगा देंगे। कैटा का होता है कट होने, यानी कोई भी कंपाउंड है वो टूट रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक होना, तो उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म कहलाएंगे। वो रिएक्शन, वो जो प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म कहलाएंगे। उसमें कुछ टूट रहा है, इसमें कुछ बन रहा है, कुछ भी फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनका योग है। अतः ये जो करेक्टर है ये निर्जीवों में देखने को नहीं मिलता है, जीवित जीवों का परिभाषिक लक्षण है, यानी कि इसके आधार पर हम सजीवों की परिभाषा दे सकते हैं कि वे जीव जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। इस आधार पर हम इसमें कह सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे अगला करेक्टर है करेक्टर नंबर 4। करेक्टर नंबर 4 की हम 4 हो जाता है हमारा कोशिकीय संगठन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कोशिकाओं का पाया जाना या कोशिकाओं की उपस्थिति। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स 1 और मोर सेल्स से बने होते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो सभी क्या हैं, कोशिकाओं से या सेल्स से। सेल्स मतलब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और कुछ बहुत सी अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम एक कोश के जीव की बात करेंगे, अभी हमने देखा था यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हमारे एक कोशिकीय जंतु हैं। इसके अलावा हम बात करें से बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गए, फंगस, ये जो है ये सब हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, इनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, अन्य जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं वो सभी क्या होंगे हमारे, वो कहलाएंगे बहुकोशिकीय जीव। अब कोशिका तो है उसमें, तो कोशिकीय संगठन है, इसमें देखेंगे सेल सभी जीवों का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी जो कोशिका है सभी जीवों की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये जो सेल है, इस सेल पर हम कंप्लीट लेसन पढ़ने वाले हैं। जीवन की मौलिक इकाई नाम से एक चैप्टर है या सेल के नाम से एक चैप्टर है, उसको हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। बाकी इस समय आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड सेल। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो देख सकते हैं यह भी जीवों का क्या है, परिभाषिक लक्षण, यानी सेल के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई जीव है और कोई निर्जीव है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, यहां ध्यान रखेंगे, अपवाद। इसका अपवाद कौन है, इसका अपवाद है वायरस, या जिसको हम विषाणु कहते हैं, वायरस या विषाणु। वो अपवाद कैसे है, वायरस क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों प्रकार के कैरेक्टर शो करता है, बट इसके पास सेल नहीं है, फिर भी लिविंग के कैरेक्टर शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका एकमात्र अपवाद है। और वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, क्योंकि उसमें सजीवों के और निर्जीवों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं उसकी बात हम आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें करेंगे, और डिटेल में भी रखा है इस टॉपिक के बारे में। तो आगे अब हम देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया जो चौथा कैरेक्टर था, सजीवों का जो चौथा लक्षण था, परिभाषिक लक्षण था, उसकी बात हमने कर ली। अब आते हैं अगला कैरेक्टर और
आज का हम कह सकते हैं लास्ट हेडिंग है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं इसमें जो अगला करेक्टर है वो करेक्टर वर्ण उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना, यानी कि अधिक गर्मी, अधिक सर्दी या अन्य वातावरण की जो कंडीशंस हैं उनके अनुसार रिएक्ट करना, अपने आप को उसके अनुसार अडेप्टिव होना, अनुकूलित रखना। ये जो करेक्टर है वो क्या है, सजीवों का करेक्टर है। कोई भी निर्जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूलित नहीं होना चाहता। कोई टेबल है या हम कह सकते हैं ये पेन है, ये निर्जीव थिंग्स है, बट इसकी अगर हम बात करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाह्य वातावरण का टेम्परेचर कितना है, कम है, ज्यादा है, इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें क्या होता है, अडेप्ट होने के लिए टेम्परेचर अधिक है तो हम उसके अनुसार अडेप्ट होते हैं, टेम्परेचर कम है उसके अनुसार अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, हम सब जीव हैं। तो ये क्या है, ये चेतना कहलाती है। देखेंगे इसमें प्रोकैरियोटिक से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक तक, यानी कि आदिम या अल्प विकसित कोशिकाओं या जीवों से लेकर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या जीव हैं उन सभी क्या होते हैं, चेतना को शो करते हैं, चेतना प्रदर्शित करते हैं। बैक्टीरिया से लेकर अन्य जो हम कह सकते हैं उच्च श्रेणी के जंतु हैं, बड़े से बड़े जंतु भी, वो क्या करते हैं, चेतना या कॉन्सिक्वेंस को शो करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये देखेंगे, यह जीवों का सबसे मुख्य पारिभाषिक लक्षण है। तो हमने जीवों के लक्षण देखे जिसमें कुछ 3-4 लक्षण हमने ऐसे देखे जो पारिभाषिक लक्षण है। वो कौन कौन से लक्षण थे आप देखेंगे। एक था पारिभाषिक लक्षण मेटाबॉलिज्म, और दूसरा था हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल, और तीसरा था मतलब ये है हमारा चेतना। तो ये पारिभाषिक लक्षण है, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई जीव है और कोई निर्जीव है। लेकिन सेल जो थी इसका भी एक एक्सेप्शन हमारे सामने था, कौन था, वायरस। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आज हमने जो सामान्य लक्षण थे या कैरेक्टर्स थे, विशेषताएं थी सजीवों की, वो जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया। आगे हम फर्दर टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल, किसी भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।